बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा जी, आज हम जो है बिज़नेस कम्युनिकेशन का लेक्चर नंबर 3 जो है उसको हम स्टार्ट करने लगे हैं। तो जो क्या कहते हैं बिज़नेस कम्युनिकेशन का जो लेक्चर नंबर 3 है वो है किसके बारे में, प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग इफ़ेक्टिव बिज़नेस मैसेजेस। यानी बेसिकली हम इसमें डिस्कस करेंगे कि हम किस तरह से अच्छे बिज़नेस मैसेजेस लिख सकते हैं जिससे क्या हो कि जो रीडर है उसको जो है कि अच्छी तरह से हमारे मैसेज की क्या हो सके, अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो जब हम बात करते हैं कि भी हम एक इफ़ेक्टिव बिज़नेस मैसेज कैसे लिख सकते हैं, तो उसके लिए हमें क्या जी एक पूरा प्रॉपर वे से क्या जी उसका एक प्लान तैयार करना पड़ता है जिसको हमने जो है वो अच्छे तरीके से क्या जी इम्प्लीमेंट करना है। तो कोई भी जो इफ़ेक्टिव बिज़नेस मैसेज लिखना है तो उसके लिए ये हमारे पास हमने आपके सामने आउटलाइन रखी है, इसको देखना पड़ता है कि हम इसको कैसे इफ़ेक्टिव बिज़नेस मैसेज को तैयार करें। तो पहला क्या जी, चूज़ द आइडियाज़ टू इंक्लूड, नंबर 1। नंबर 2, कलेक्ट ऑल द फैक्ट्स टू बैक अप दीज आइडियाज़। तीसरे नंबर पे आउटलाइन ऑर्गेनाइज योर मैसेज। चौथे नंबर पे हमारा ऑर्गेनाइजेशनल प्लान क्या है कि किस तरह से हमने अपना मैसेज जो है कन्वे करना है, डायरेक्ट मेथड के साथ या इनडायरेक्ट के साथ। डायरेक्ट टू हम डिडक्टिव भी कहते हैं और इनडायरेक्ट टू हम इंडक्टिव भी कहते हैं। फिर उसकी बिगनिंग और एंडिंग कैसे होगी, फिर पैराग्राफ क्लोज कैसे होगा या मैसेज क्लोज कैसे होगा, उसमें हमने कौन सा एक्शन लेना है, उसको हमने पॉजिटिव एंडिंग करनी है, और लास्ट में क्या जी कीप लास्ट पैराग्राफ कंसाइज एंड करेक्ट। तो ये हमारा क्या जी एक बिज़नेस प्लान है कि जिसको हम जो है अगर हम अच्छे तरीके से करते हैं तो क्या होगा कि हमारा बिज़नेस बड़ा इफ़ेक्टिव होगा। इसको अब हम 1 बाय 1 देखते हैं कि भी चूज़ द आइडियाज़ टू इंक्लूड का क्या मकसद है, क्या मतलब है। तो नंबर आप क्या जी नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट हेडिंग क्या है, चूज़ द आइडिया टू इंक्लूड। वाइल आंसरिंग अ लेटर one can underline the main point to discuss and get the ideas briefly on the paper. If one is writing a complex message, can begin with by listing ideas as they come to the mind. Then most important facts can be changed into the message. While writing the letter, do the following: consider your reader's point of view, read company's document, talk with your colleague, customers, and ask your audience for input. तो सबसे पहले जब भी हमने कोई भी बिज़नेस मैसेज लिखना है तो हमने उसका आइडिया लिखना है कि क्या किसके बारे में हमने डिस्कशन करनी है, हमारे ख़यालात क्या हैं, हमारे आइडियाज़ क्या हैं, उन आइडियाज़ में कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन सी ज़्यादा चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं हैं। तो उन सब को हमने क्या करना है, उन आइडियाज़ को चूज़ करना है कि जो हमने मैसेज के अंदर डालना है, जो कि हमने अपने रीडर को सेंड करना है। तो इसका तरीकाकार क्या है कि जैसे इसमें लिखा हुआ है कि अपने रीडर का पॉइंट ऑफ व्यू चेक करें कि वो क्या सोचता है, उसको अपने पास रखें, उसको आप अपने आप को रीडर की जगह पर रखें कि जब आप मैसेज कन्वे करेंगे तो रीडर आप जब मैसेज पढ़ेगा तो वो क्या सोचेगा। फिर अपने कंपनीज़ के डॉक्यूमेंट, दूसरी कंपनीज़ के डॉक्यूमेंट को पढ़ें कि उन्होंने क्या आपको डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट किए हुए हैं, कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल हैं, आपकी पॉलिसीज़ क्या हैं। इसी बारे अगर हम आपके आइडियाज़ कम्प्लेक्स हैं तो अपने कोलीग से बात करें, कस्टमर से बात करें मैसेज लिखने से पहले, और अपने ऑडियंस से इनपुट लें ताकि जब आप अपना मैसेज लिखें तो उसमें सारे आइडियाज़ क्या हों, इंक्लूड हों। फिर नंबर 2 पे क्या है, जब अपना आइडिया आप कलेक्ट कर लेते हैं तो फिर आपको कहते हैं कलेक्ट ऑल द फैक्ट्स टू बैक अप दीज आइडियाज़। आपको जो भी आपके आइडियाज़ हैं उनको बैकअप करने के लिए फैक्ट्स की ज़रूरत है। After the main ideas, the writer speaker should ask himself what specific facts, updated figures, or quotation he needed. The knowledge of the company's policy, procedures, and product details is necessary for an effective communication. A brochure, table picture, or product sample is also useful to enclose. तो आपने कोई भी आइडिया आपने चूज़ कर लिया तो फिर उसके क्या करेंगे, आप फैक्ट्स इकट्ठे करना शुरू करेंगे। यानी कि फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं किसी को अपनी प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं,
कि भी हमारी ये प्रोडक्ट है, तो हम चाहते हैं कि भी आप सेल करें, आप इसे परचेज़ करें। तो कस्टमर्स को आप उसके सारे फैक्ट्स एंड फिगर बताएंगे कि इसकी प्राइस क्या है, इसकी क्वांटिटी क्या है, अच्छा इसमें अगर आप जब इसको रिटर्न करेंगे तो हमारी रिटर्न पॉलिसी क्या है। तो जो भी आइडिया आप दे रहे हैं, यानी कि सेलिंग करने का आप आइडिया दे रहे हैं, आप लोगों को अपनी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो उसके बाद जितने भी फैक्ट्स हैं, ताकि आप जो भी बात कर रहे हैं उसको जस्टिफाई कर सकें विद दैन फैक्ट्स एंड फिगर्स। तो फिर हम कहते हैं भी आपने क्या किया, सारे फैक्ट्स क्रॉस कर लिए। तो इसके लिए क्या करेंगे आप, बी श्योर दैट इन्फॉर्मेशन इज़ एक्यूरेट, कि जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो एक्यूरेट है, अप टू डेट है। बी श्योर द इंफॉर्मेशन इज़ एथिकल, कि उस इंफॉर्मेशन के अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो कि नुकसानदेह होगी कस्टमर के लिए या रीडर के लिए, या वो उसको जो है वो अच्छा नहीं समझेगा। बी श्योर द इंफॉर्मेशन इज़ प्रिटेंडेंट, क्या जी कि आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो अप टू डेट है, आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो बिल्कुल जो है वो क्या कहते हैं बिल्कुल सही है, और वो अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशन है। सेलेक्ट एन अप्रोप्रिएट चैनल, अप्रोप्रिएट चैनल का मतलब क्या है कि आपने ईमेल करना है, आपने उनको पोस्ट करना है, आपने क्या व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज भेजना है, आपने किसी और मीडिया के थ्रू मैसेज भेजना है, तो ये आपने सेलेक्ट करना है कि आपके आइडियाज़ कैसे कम्युनिकेट होंगे। फिर जब आपने पहला मैंने क्या आइडिया इकट्ठा किया, फिर उसके फैक्ट्स इकट्ठे किए, अब उसकी आप आउटलाइन तैयार करेंगे। The order in which the ideas are to be presented is as important as the ideas themselves. तो सबसे पहली बात क्या है कि आप जब आइडियाज़ प्रेजेंट करेंगे तो आपने करना कि पहले कौन सा आइडिया, फिर उसके बाद कौन सी, यानी पहले हम कौन सी बात करेंगे, उसके बाद कौन सी बात करेंगे, उसके बाद कौन सा आइडिया हम प्रेजेंट करेंगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इनका ऑर्डर अच्छा होगा तो रीडर के लिए समझना आसान होगा। डिसऑर्गेनाइज्ड राइटिंग रिफ्लेक्ट्स डिसऑर्गेनाइज्ड इलॉजिकल थॉट प्रोसेस और केयरलेस प्रेपरेशन, कि अगर आपके आइडियाज़ डिसऑर्गेनाइज नहीं होंगे तो वो डिसऑर्गेनाइज होंगे तो आपका सारा जो प्रोसेस है, जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, वो डिसऑर्गेनाइज हो जाएंगे और रीडर को समझने में भी प्रॉब्लम आएगी। चूज ऑर्गेनाइजेशन प्लान आफ्टर द पर्पस हैज़ बीन फाइनलाइज्ड बाय कलेक्टिंग ऑल द नेसेसरी फैक्ट्स। आस्क योरसेल्फ हाउ विल द रीडर और लिसनर रिएक्ट टू दीज आइडियाज़। तो ये आप ज़रूर सोचें कि जब अपना आप लेटर ऑर्गेनाइज करेंगे कि भी रीडर इसके बारे में क्या सोचेगा, आप जो आइडियाज़ प्रेजेंट कर रहे हैं वो इसको कैसे लगेंगे। तो ये क्या होगा, इसमें आउटलाइन ऑर्गेनाइज योर मैसेज। तो अब जो ऑर्गेनाइज करने के दो प्लान हैं, एक डायरेक्ट जो भी हम डिस्कस करने लगे हैं, और इनडायरेक्ट हम अगली स्लाइड में डिस्कस करेंगे। तो डायरेक्ट मैसेज क्या है कि व्हेन यू थिंक दैट योर ऑडियंस विल बी इंटरेस्टेड इन व्हाट यू हैव टू से और विलिंग टू कोऑपरेट विद यू कैन यूज अ डायरेक्ट और डिटेक्टिव प्लान टू ऑर्गेनाइज योर मैसेज। कि जब आप समझते हैं कि आपका रीडर आपको जानता है, वो आपको समझता है, और जो भी चीज़ आप उसको प्रेजेंट करेंगे, जो भी आइडियाज़ को देंगे, तो वो उसका इंटरेस्टेड होगा। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है तो आप उसको जो है उसके लेक्चर सेंड करते हैं, तो उसका मतलब है कि स्टूडेंट उसमें इंटरेस्टेड है। इसी तरह आप कस्टमर है, वो एक प्रोडक्ट आपसे परचेज़ करना चाहता है और उसको पता है कि ये प्रोडक्ट जो है वो उसने आपसे ही, आपको पता है उसने ये प्रोडक्ट आपसे ही परचेज़ करनी है, तो आप उसके फिर डायरेक्ट जो है प्लान इस्तेमाल कर सकते हैं। इट मीन्स दैट यू प्रेजेंट रिक्वेस्ट आर द मेन आइडिया इन द बिगनिंग विच फॉलोज अप द नेसेसरी डिटेल एंड देन यू क्लोज योर मैसेज विद ए कॉर्डियल स्टेटमेंट। तो इसका मतलब ये है कि जब भी आप इसको लेटर लिखेंगे या मैसेज लिखेंगे तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखेंगे कि भाई हम आपके लिए ये प्रोडक्ट ऑफ़र कर रहे हैं, ये प्रोडक्ट आप परचेज़ कर सकते हैं हमसे, और ये प्रोडक्ट डिस्काउंट पे अवेलेबल है, ताकि उसका जो है आपको पता कि यूज़र इसमें इंटरेस्टेड है। लुक एट द आउटलाइन ऑफ द डायरेक्ट ऑर्गेनाइजेशन प्लान एंड गुड न्यूज़ प्लान। तो डायरेक्ट रिक्वेस्ट प्लान क्या जी, स्टेट द रिक्वेस्ट आर मेन आइडिया, गिव नेसेसरी डिज़ायरेबल डिटेल फॉर ईजी रीडिंग एंड चूज़ विद द कॉर्डियल रिक्वेस्ट फॉर द स्पेसिफिक एक्शन। और कॉर्डियल यानी कि कर्टिसी के साथ उसको आप क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। मेन आइडिया आपका हो गया, उसके बाद कोई नेसेसरी डिटेल्स हैं वो, और उसके बाद क्या जी उसका क्लोजअप हो गया कि आपने उसको कर, तो ये इसको हम कहते हैं डायरेक्ट प्लान कहते हैं। जैसे मसलन ये एग्जांपल में दी है, वी इंटेंड टू परचेज ए न्यू ऑफिस कॉपियर, वी वुड लाइक टू कंसिडर ए BHP कॉपियर एंड वंडर इफ यू हैव ए मॉडल दैट वुड सूट आवर नीड्स। आवर ऑफिस इज स्मॉल एंड कॉपियर वुड जनरली बी यूज्ड बाय ओनली 3 secretaries and we then approximate 3000 copies a month and prefer a machine that use regular paper. We really need to run off more than 25 copies at any one time. We would also like to know about your warranty and repair service. We hope to hear from you soon. अब ये देखिए बिल्कुल
डायरेक्ट प्लान है कि इसमें क्या जी, एक कस्टमर जो है वो जहाँ से उसने अपना कॉपियर परचेज़ करना, फ़ोटो कापियर परचेज़ करना है, तो वो उनको लिख रहा है कि हमें एक फ़ोटो कापियर चाहिए, तो काइंडली आप हमें बता दें कि कितने का देंगे और उसकी वारंटी और रिपेयर क्या होगा। तो ये डायरेक्ट रिक्वेस्ट प्लान है जिसमें हमने अपनी रिक्वेस्ट पहले प्रेजेंट की है, उसके साथ हमारी डिटेल्स आ गई हैं, नेसेसरी डिटेल्स, और उसके पास हमने क्या जी कॉर्डियल क्लोज कर दिया है, यानी कि वी वुड आल्सो लाइक टू नो अबाउट, तो ये क्या जी इसका क्लोज सेक्शन हो गया। तो दैट इज़ डायरेक्ट प्लान। तो अब क्या जी हमारे पास इनडायरेक्ट प्लान, जैसे मैंने बात की ना कि दो प्लान्स हमारे पास कि आइडियाज़ को प्रेजेंट करने के लिए हमारे पास दो प्लान्स हैं, एक डायरेक्ट, दूसरा क्या जी इनडायरेक्ट। इफ़ यू थिंक दैट योर मैसेज माइट अपसेट योर रीडर और लिसनर, you use the indirect plan. This approach will ease your audience into the part of your message that shows you are a fair-minded and eager to do business with him on some other terms. And this approach consists of 4 parts. Bad news plans cause buffer, using positive, pleasant rather than negative statement, इसको हम buffer बोलते हैं. Explanation, readers benefit, reasons supporting the negative. और फिर क्या जी उसके बाद decision aspects are implemented in clear about textful manner. And number 4, helpful, friendly and positive stressing on the goodwill. तो क्या, तो ये जो हमारा प्लान है, पहले जब हम नेगेटिव प्लान लिखते हैं या जब हम समझते हैं कि आपका रीडर जो है वो जो है उसके लिए ये एक बैड न्यूज़ है या एक नेगेटिव न्यूज़ है, देन वी विल स्टार्ट विद द बफर. बफर मीन्स पॉजिटिव स्टेटमेंट, कि हम उस लेटर का स्टार्ट जो है या उस मैसेज का स्टार्ट जो है हम क्या करते हैं पॉजिटिव वे में करते हैं, प्लेजेंट वे में करते हैं, और फिर हम उसको एक्सप्लेन करते हैं कि भी हाँ कि भी जो नेगेटिविटी है या जो काम हम उसका नहीं करना चाहते, मसलन एक बंदा आपसे कहता है जी कि भी मुझे जो है आपसे ये प्रोडक्ट्स चाहिए, तो आप जब अपना मैसेज शुरू करेंगे तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड ये नहीं कहेंगे भी हमारे पास नहीं है तो हम आपको नहीं दे सकते, बल्कि आप उसे बात करेंगे कि भी हम जो है आपके साथ काफ़ी देर से बिज़नेस कर रहे हैं, तो हम आपके साथ एक अच्छा बिज़नेस करते जा रहे हैं, तो हम होपफुली नेक्स्ट टाइम भी आपको अच्छा बिज़नेस देंगे. नीचे दूसरे पैराग्राफ में आपको एक्सप्लेन करेंगे कि जैसे फॉर एग्जांपल आजकल जैसे लॉकडाउन है, तो लॉकडाउन की वजह से हमारी जो है ये चीज़ें हमारे पास प्रोड्यूस नहीं है, ये प्रोडक्ट्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो हम आपको अभी तो नहीं दे सकते, लेकिन लॉकडाउन के बाद आपको ये प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं. ये क्या होगी, एक्सप्लेनेशन होगी. फिर एक्सप्लेनेशन के बाद क्या करते हैं, डिसीजन बताते हैं कि भी आप बताते हैं हाँ जी हमारा डिसीजन ये है कि जैसे मैंने पहले भी कहा लॉकडाउन ख़त्म होगा तो हम पहली फुर्सत में आपको चीज़ें प्रोवाइड कर देंगे, और फोर्थ में क्या जी आप उसको पॉजिटिव एंडिंग के साथ, पॉजिटिव गुडविल के साथ क्या कर देंगे, उसको क्लोज कर देंगे. तो इसको हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट प्लान कहते हैं. तो ये इनडायरेक्ट प्लान है. इसके अलावा ये देखिए मैंने एक लेटर भी यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं कि हमने बफर कैसे इस्तेमाल किया है, हमने एक्सप्लेन कैसे किया है, हमने इसको अपना डिसीजन कैसे बताया और इसको क्लोज कैसे किया है. तो ये क्या हमारा इनडायरेक्ट प्लान है. जब हमारा इनडायरेक्ट प्लान भी कंप्लीट हो जाता है, देखें पहले हमने क्या किया कि आइडिया इकट्ठा किया कि भी हमने किसके बारे में बात करनी है, कि हमारा मैसेज के अंदर आइडियाज़ कौन से होंगे. नंबर 2, वी हैव गैदर फैक्ट्स एंड फिगर्स दैट विल सपोर्ट आवर आइडियाज़. ठीक, क्योंकि आइडियाज़ को आप अगर फैक्ट्स एंड फिगर्स के बगैर प्रेजेंट करेंगे तो दैट मैसेज विल नॉट बी इफेक्टिव. ठीक, तो फिर तीसरे नंबर पे आते हैं, देन वी विल डिसाइड कि बी वेदर आवर अप्रोच इज़ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, कि क्या हमने मैसेज डायरेक्ट देना है या इनडायरेक्ट देना है. तो उसके बाद फिर हम बात करते हैं कि व्हाट शुड बी द एंडिंग, बिगिनिंग एंड एंडिंग, कि हम किसी भी लेटर को बिगिन कैसे करेंगे और उसको एंड कैसे करेंगे. The way you begin your message make it clear whether your reader will respond favorably or unfavorably to the message. When you are sure that your message has something favorable orientation for the reader, you must begin your message with the main idea or good news in the beginning. The opening must be impressive in a way that captures the intentions of the reader. So always choose appropriate opening and that suit the purpose of the your message. तो जैसे पहले भी हमने indirect approach में बात की है कि अगर if you have good news, if your main idea is very attractive to your customer, then start with the main idea or good news. कि जब भी आपके पास कोई अच्छी न्यूज़ होगी, मेन आइडिया अच्छा होगा, रीडर को अट्रैक्ट करेगा, यू स्टार्ट विद द मेन आइडिया. तो फिर क्या होगा कि क्या हो जाएगी, इसकी प्रॉपर ओपनिंग हो जाएगी, अप्रोप्रिएट ओपनिंग होगी, बिगिनिंग हो जाएगी इसकी. अगर
कि आप समझते हैं कि भी आपकी जो है वो मेन आइडिया और आपकी जो न्यूज़ है वो गुड न्यूज़ है, देन योर मैसेज विल हैव मेन आइडिया, then request and then announcement. Main idea: the goods which you are ordered on March 5 have been sent to you by the passenger train. Main idea कि आपने आपको 5 मार्च को आपकी चीज़ें सेंड कर दी हैं. Request: so that your order can be filled promptly, please send another copy of the requisition. वो कहते हैं अपने रिक्वेस्ट भेज रहे हैं कि भी आपने जो ऑर्डर हमें पहले किया था उसकी रिक्वेस्ट हमारे पास दोबारा हमें भेज दें, ताकि हम वो हमारे पास गुम हो गई है या हमारे पास नहीं है, तो हम आपको जो है ये आपने रिक्वेस्ट शुरू कह दी है. फिर कहिए अनाउंसमेंट: नाउ यू कैन मेक एन एयर कंडीशन कोच फ्रॉम लाहौर टू इस्लामाबाद, कि आप जो हैं वो अनाउंस कर रहे हैं. तो ये क्या जी, बिगनिंग 3 तरह से है. मेन आइडिया बता दें, रिक्वेस्ट दे दें आप, या अनाउंसमेंट कर दें. तो ये क्या होगा, आपका स्टार्टिंग होगी मेन आइडिया विद गुड न्यूज़, जिसमें गुड न्यूज़ है जिसमें, तो वो आपकी बिगनिंग इस तरह से होगी. अगर तो इफ़ आपकी बिगनिंग अच्छी नहीं है, देन यू विल यूज़ बफर. इफ़ योर बैड न्यूज़, बिगिन योर मैसेज विद अ बफर. A buffer is a statement that helps you bring your reader in a positive frame of mind and the message become readable for the reader. क्यों कि जब आपके पास बैड न्यूज़ होगी तो वो किसी ने कोई आपसे क्या कहते हैं ऑर्डर रिक्वेस्ट किया, आप नहीं कर सकते और आपको पहली लाइन में इसको लिख देंगे कि सॉरी वी आर नॉट एबल टू फुलफिल योर ऑर्डर, तो आगे आपका रेस्ट ऑफ द लेटर आपको नहीं पड़ेगा. तो आप जारी बात है इस तरह करने, आप इस तरह नहीं चाहते कि आपका जो रीडर है वो सारा लेटर ना पढ़े, बल्कि आप क्या करते हैं बफर स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हैं. बफर क्या है जी? बफर इज अ स्टेटमेंट दैट हेल्प्स यू टू ब्रिंग यू द रीडर इन अ पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड एंड द मैसेज बिकम्स रीडेबल फॉर द रीडर. बट बफर शुड बी नेचुरल इन टोन and you should also avoid misleading the reader into the thinking that the message is good. तो कहता है बफर का ये मतलब नहीं है कि आप इतना अच्छा लोगों को नेगेटिव बात जो है वो इतनी अच्छे तरीके से बताएं कि लोग मिसलीड हो जाएं या मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाए. तो आपने क्या करना है कि जब आपकी रिक्वेस्ट जो है वो बैड है, देन यू विल डोंट स्टार्ट विद द मेन आइडिया, पहले आप बफर क्रिएट करेंगे. बफर क्या जी? इट इज़ फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ इम्पॉसिबल टू ओपन योर अकाउंट unless you send us the following information. ये देखिए ये बफर पुअर बफर है. विद बफर क्या जी? the moment you send us the following information your account will be open. अब देखिए कस्टमर बैंक में अकाउंट ओपन करना है तो आप उसको क्या कहते हैं, इट इज़ इम्पॉसिबल, कि तुम पॉसिबल ही नहीं है कि जब तक तुम डॉक्यूमेंट न दोगे. तो अगर दूसरा बफर के साथ क्या लिखा हमने कि भी ठीक है जी आप हमें ये डॉक्यूमेंट्स भेजें, जैसे हमें ये डॉक्यूमेंट्स रिसीव होंगे तो हम आपका जो है अकाउंट ओपन कर देंगे. तो ये क्या होगा, एक अच्छी बिगिनिंग होगी और यूज़र के लिए एक अच्छा जो है मैसेज जो वो सेंड हो रहा है. फिर आखिर में जारी बात है आपने क्या करना है, इसको क्लोज करना है. एन अफेक्टिंग एंड विल मोटिवेट द रीडर टू एक्ट एज रिक्वेस्टेड. इफ नो डायरेक्ट रिक्वेस्ट इज रिक्वायर्ड, लीव द रीडर विद सम एक्सप्रेशन ऑफ रिगार्ड, अश्योरेंस, एप्रिसिएशन और विलिंगनेस टू हेल्प. तो क्या कहता है ये कि जब भी आप whenever you close your message, whenever you close your letter, you must have regard, assurance, appreciation, appreciation और willingness to help. तो यहाँ तो आप अच्छे वर्ड्स इस्तेमाल करें, अगर आप नहीं कर सकते तो बेस्ट रिगार्ड के साथ उसको एश्योरेंस करें, उसको कहेंगे वी आर फील हैप्पी टू हेल्प यू, प्लीज़ फील फ्री टू आस्क अस एनीथिंग. तो इस तरह की चीज़ें जब आप लिखते हैं तो वो क्या हो जाता है कि आपका जो पैराग्राफ है क्लोजिंग वो अच्छी हो जाती है, कर्टेसी के साथ हो जाती है. And always remember that the closing should be strong, clear and polite, and they should leave a sense of closure and goodwill with the receiver. तो इससे क्या जी आपको क्लोजर या गुडविल का जो है सेंस होना ज़रूरी है कि क्या जी रिसीवर ये या रीडर ये फील करे that you have closed your message with courtesy, with kindness and with politeness. ये हम पहले भी 7 C's में भी डिस्कस कर सके हैं कि our message should be polite, kind and जो है शुड शो द कंसिडरेशन. तो ये था हमारा मसलन आज का लेक्चर. हमने इसको स्टार्ट किया था किसके साथ कि भी कि व्हाट शुड बी द मैसेज, कि व्हाट शुड बी द इफेक्टिव मैसेज, कि ये हमने बात कर रहे थे कि अभी क्या कि व्हेनेवर यू प्रिपेयर इफेक्टिव मैसेज वी मस्ट चूज़ द आइडियाज़, कि हमें आइडिया सेलेक्ट करने पड़ते हैं कि हमने क्या बात करनी है, कि व्हाट मैसेजेस what ideas should be included in the message. जब हम ideas को ले लेते हैं then we find out facts
कि कौन से फैक्ट्स हैं जो कि हम आइडियाज़ में ऐड करेंगे तो हमारा आइडिया विल बी अ अफेक्टिव आइडिया एंड विल बी अ गुड वन फॉर द रीडर। जब ये हो जाता है तो फिर हम आउटलाइन डिसाइड करते हैं कि वेदर वी विल प्रेजेंट मैसेज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्ट को हम डिटेक्टिव भी कहते हैं और इनडायरेक्ट को हम इंडायरेक्टिव भी कहते हैं। और फिर जब हम ये भी सॉल्व करेंगे हम डायरेक्ट, तो फिर हम सोचते हैं कि बिगिनिंग में क्या लिखेंगे और एंडिंग में क्या लिखेंगे, और जब हम अपना पैराग्राफ यानी लेटर या मैसेज क्लोज करेंगे हमारा एक्शन क्या होगा, हमने पॉजिटिव कर्टियस थाट कैसे देनी है, और लास्ट पैराग्राफ को हमने कंसाइज और करेक्ट कैसे रखना है ताकि हम यूज़र को अच्छा मैसेज डिलीवर कर सकें और ताकि हमारा मैसेज इफेक्टिव हो और यूज़र को समझा सके। तो ये था हमारा आज का लेक्चर कि किस तरह से हम किसी भी बिज़नेस मैसेज को इफेक्टिव बना सकते हैं। तो ये जब हम चीज़ें जब हम इस चीज़ को हम प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो फिर हमारा जो है मैसेज क्या हो जाएगा, बड़ा इफेक्टिव हो जाएगा। तो इससे हम ये लेक्चर अपना यहाँ पे ख़त्म करते हैं। तो अब इसके बाद फिर नेक्स्ट लेक्चर से मैं आपसे बात होगी।